गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ सी एस सुमित गोयल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन। डू यू नो अबाउट सीए? व्हाट टाइप ऑफ जॉब दे जनरली परफॉर्म? क्या करते हैं सीए? कौन बताएगा? हाँ जी बेटा, हाँ जी। सीए क्या काम करता है? हम ठीक है कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं, क्या रहता है सीए का काम, वर्किंग, कोई आइडिया? कॉमर्स स्ट्रीम में हम पढ़ते हैं ना सीए, कई बार सुनने में भी आता है, आपके वहाँ कोई सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए भी सीए आते हैं। क्या करते हैं सीए? हाँ जी, करो करो कोशिश। हाँ जी, इधर बेटा, सीए क्या काम करते हैं? कोई आइडिया बताइए। देखो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अपनी कॉमर्स फील्ड है ना, जो उसकी पीक डिग्री है। जैसे मान लो एक माउंटेनियर है, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करना शौक है, ट्रैकिंग भी करते हैं लोग, लेकिन उनका ना एक सपना होता है टॉप। क्या क्या सपना होता है उनका? एवरेस्ट। वो सोचते हैं ना भाई, हाँ एवरेस्ट भी अगर वहां पे आप रीच कर पाए तो एक लाइफ टाइम उनका एक गोल होता है। वैसे ही जब आप कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं तो इसकी टॉप डिग्री, जिसके अंदर आपका नॉलेज जो पीक लेवल पे होती है, यानी यू विल बी अ मास्टर ऑफ अकाउंट, तो वो क्या है, ये डिग्री सीए में मिल पाती है। सीए क्या काम करते हैं? क्या कई बार क्या है, कोई पर्सन मिला, वो कहता जी है तो फिर ये अकाउंटेंट ही ना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अकाउंटेंट। नो, सीए कांट प्रिपेयर अकाउंट। आपको क्या करना है सीए ने? सीए ऑडिट्स द अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट्स। सीए अकाउंट नहीं बनाता। सीए क्या करता है? जो अकाउंटेंट लोग अकाउंट बनाते हैं उनकी क्या करता है? चेकिंग करता है। सीए की जॉब अकाउंट बनाना ना होके अकाउंट की चेकिंग करना है। तो आप समझो, जो अकाउंटेंट अकाउंट बना रहा है उसको तो अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो अकाउंट बना रहा है, आप उसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज क्या, उससे एक स्टेप हेड होगी ना, उससे ज्यादा होगी तो ही आप उसकी चेकिंग कर पाएंगे, वरना उसमें और आप में फर्क क्या है? जितनी भी कंपनीज हैं उनके चीफ अकाउंट ऑफिसर जितने भी मिलेंगे, सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफ, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे। वहां टीम होती है। देखो कंपनी में काम बहुत बड़ा होता है। कंपनी में मान लो 800 एम्प्लॉइज आर देयर। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर मान लो एक्स लिमिटेड, उस कंपनी का इतना स्टाफ है तो काम का लेवल भी तो अच्छा होगा ना। और उस लेवल के काम को संभालने के लिए पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। आप जिन स्कूल्स में आए हैं तो वहां भी आपको ना 4-5 लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में मिलते होंगे, वो एक से मैंने नहीं होता। अब जितनी बड़ी कंपनी होगी वहां पे इनकम टैक्स के रूल्स, जीएसटी के रूल्स, जो जॉब करते हैं उनका प्रोविडेंट फंड काटना होता है, ग्रेचुटी, बड़े रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, लेबर लॉ के भी। अब वो काम जो होता है वो कौन करते हैं? वहां अकाउंट डिपार्टमेंट होता है पूरा, जो ये सारा कुछ मैनेज करता है, सैलरी, सेल परचेज का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उनका जो लीडर होता है, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ गलती, कुछ एरर चेक करना है, तो वहां पे एक सीए बिठाया जाता है, जो उनका क्या होता है? बॉस। उसके अंडर वो अकाउंट डिपार्टमेंट काम करता है। सर बताओ कोई दिक्कत आ गई, कोई एंट्री नहीं समझ आ रही, कैसे एडजस्टमेंट करें, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस हैं, इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी के कंप्लायंसेस हैं, तो उनको गाइड करता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल पढ़ा नहीं रहा ना, वो क्या कर रहा है? टीचर्स को भी मैनेज कर रहा है, स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम कोई ना रहे वो भी मैनेज कर रहा है, पेरेंट्स से भी डील करना है, सारी चीजें, और बड़ी और भी तरह तरह की कंप्लायंसेस भी देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका बॉस रहता है, वहां पे चेक करता है। तो उसका काम क्या करना है? चेकिंग। ऑडिट वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? ये जो वर्ड है ना ऑडिट, जो सी ऑडिट करते हैं, इसका मतलब ही क्या है? चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स।
प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। तो अब आपको जी सीए की जरूरत कहां है? जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, उन सब की ऑडिट किससे होती है? सीए से। मैंने खुद भी कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, कई बैंकों की ऑडिट की है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉट करता है सीए को, जैसे 3-4 ब्रांचेस दे दी एक सीए को, तो वो क्या है, 2-3 तरह की ऑडिट होती है। कुछ ऑडिट में तो सीए सारा साल जाता है, दैट्स कॉल्ड कॉनकरेंट ऑडिट। सारा साल बैंक में सीए का, और सीए साहब खुद कभी कभार जाते हैं, महीने में 2-3 बार 4 बार विजिट कर लिया, चेकिंग करते हैं। कुछ ऑडिट होती है स्टैट्यूटरी एनुअल अकाउंट की, जैसे फाइनल अकाउंट बनते हैं ना, अब उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो चेकिंग वो एनुअल बेस पे सीए जाते हैं, अलग सीए होता है वो, कॉनकरेंट ऑडिट वाला अलग। तो वो चेकिंग बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी की कौन करते हैं? सीए। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो राम कुमार नाम का एक पर्सन है, उसकी शॉप को आग लगी, सामान जल गया, इंश्योरेंस था। अब वो क्या करेगा? राम कुमार क्या कहेगा? मारा गया सर, 80 लाख का सामान था। अब उसमें 80 लाख का सामान था कि नहीं, बंदा तो ज्यादा ही बोलेगा, मैं तो बर्बाद हो गया, सामान था नहीं वहां। इंश्योरेंस कंपनी क्या 80 लाख ऐसे ही दे देगी? नहीं। क्या होगा इस केस में? सीए साहब के पास रेफर कर दिया जाएगा। सीए, जो कंपनी का सीए होगा, वो चेक करेगा। हाँ जी, आप बताओ सीए कैसे आइडिया लगा लेगा? वो कोई तांत्रिक बाबा तो है नहीं, आंखें बंद करके सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लग जाए कि कितने का सामान था, वो कैसे चेक कर लेगा? हाँ जी, कौन करेगा कोशिश? सीए को बुला लिया गया है, वो सीए साहब आप बताओ जी प्लीज, आप गाइड करो, इनका स्टॉक कितना रहा होगा जब आग लगी? कैसे चेक करेगा? क्या तरीका उसके पास? थोड़ा आइडिया? आ जाओ, बैठ जाओ। तो स्टॉक को आग लगी, सीए को बुला लिया गया, सर आप असेस करके दो लॉस कितना है। तो सीए उस लॉस को असेस कैसे करेगा? क्या करेगा सीए? मान लो फायर अकर हुई है, फायर अकर्ड ऑन, जो आग लगी है उनके गोडाउन में 1 अगस्त 25 में आग लग गई, 1 अगस्त 25 में आग लगी। और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ? फाइनेंशियल ईयर कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 25, यानी करीब 4 महीने बाद फायर अकर हुई। 4 महीने दुकानदारी चली साल में, फायर अकर हुई, सामान जल गया, इंश्योरेंस था करोड़ों रुपए का, तो बीमा कंपनी से क्लेम मांग रहा है कि 80 लाख का सामान था। सीए साहब को बुलाया गया, भी आओ जी सर असेस करो। सीए क्या करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा उनका। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 25 टू 1 अगस्त 25 तक का, या जुलाई 31 जुलाई 25 तक का। वो क्या करेगा? आग लगी, पिछले साल का क्लोजिंग तो पता ही होगा ना, वो कहां से पता होगा? लास्ट के फाइनल अकाउंट बने थे, बैंक से लोन लिया, वहां भी कॉपी दी होगी, अकाउंटेंट के पास होगी, किसी आपके पुराने जिससे रिटर्न भरवाते उनके पास होगी, ओपनिंग स्टॉक वहां से उठाएगा। कितना? 1 अप्रैल 25 का। मान लो इनकी शॉप में 10 लाख का माल पड़ा, वो देखेगा परचेज के बिल, जो तुमने सामान खरीदा इस 4 मंथ्स में वो कितना है, बिल तो दिखाओ ना। दुकान के स्टॉक को आग लग गई, अकाउंटेंट के दुकान पे तो नहीं लगी साथ में आग, या जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट, तो आप वहां से क्या इकट्ठा करेंगे? परचेजेज। कब की? 1 अप्रैल 25 टू 1 अगस्त 25 की 40 लाख। क्या नाम है बेटा आपका? वंश। वंश कह रहे हैं सर जब दुकान में आग लगती है तो आग को क्या पता स्टॉक कौन सा और डॉक्यूमेंट कौन से हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सर सपोज आग ऐसे लगी कि वो बिल भी जल गए। सर बिल भी जल गए, आग लगी तो, या परचेज जो लिख रहे हो 40 लाख ये कहां से आएगी? परचेज के बिल जो माल खरीदा वो भी जल गए। तो ऐसा है, दुकान लगी राम कुमार के यहाँ, जो जिनसे आप सामान लेते उनके तो आग नहीं लगी, समझ गए? उनको कहो, जो बंदा माल खरीदता है, सामान खरीदता है, 2-4 होलसेलर से लेता है, बड़े बड़े व्यापारियों से लेता है,
उनको करेगा कॉल। सर आप अपने रिकॉर्ड में इस राम कुमार का अकाउंट खोलिए और बताइए आपने कब कब क्या क्या बेचा, वहां से डाटा इकट्ठा कर लेगा कितनी परचेज है। ओके, सेल का डाटा, सेल भी कौन सी चाहिए, 1 अप्रैल 25 टू 31 जुलाई 25 कह लो, इसका आइडिया। सेल के बिल है तो वहां से, नहीं तो पुराने एक्सपीरियंस भी काम आता है। लास्ट ईयर में आइडिया लगाया जाएगा कि इनकी सेल कितनी रही, ट्रेंड तो है ना, पास्ट का ट्रेंड तो है, उससे भी आइडिया लगाया जाएगा। ठीक, प्लस या फिर क्या है, ये दुकानदार ऐसा है कि कैश बेचता ही नहीं, सारा ही सामान कैसे बेचता है, ऑनलाइन पेमेंट लेता है। जैसे मान लो बिजनेस का लेवल ही ऐसा है, फिर तो उसकी बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा ना क्या क्या बेचा, स्कैनर से स्कैन होके पेमेंट आई होगी, वहां से पता लग जाएगा। चलो कुछ कैश बेचा और कुछ कैसे बेचा है, ऑनलाइन, ऑनलाइन तो वहां से बैंक की स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। कैश वाले का रफ आइडिया लगाना पड़ेगा कि पास्ट के अंदर इस 4 मंथ्स में, पिछले साल 24 में कितनी सेल हुई, उससे आइडिया हो जाएगा कि भैया इतना इनका लेवल रहता है। तो बेस्ट तो एस्टीमेट लगाना ही है ना। डॉक्टर के पास पेशेंट चला गया, डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर 10 मिनट अपना स्टेथोस्कोप लगा के देखता रहा, कभी कैसे डॉक्टर को समझ नहीं आया इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक आधा अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया तो भी नहीं कुछ खास समझ आया, तो क्या करे डॉक्टर, ये थोड़ी कह देगा भैया ले जाओ, मेरे को नहीं समझ आया। वो अपनी बेस्ट कोशिश तो करेगा ना, एक बार तो पेन से रिलीफ दो, बाकी तो फिर देख लेंगे और डायग्नोज करवा लेंगे। तो आपके पास जब कुछ ज्यादा डिटेल नहीं तो बेस्ट एस्टीमेट लगाने पड़ेंगे, आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा ना। एक बच्चे से पूछा कितने मार्क्स आ जाएंगे तेरे सीए में, वो कहता 90%। आपने पूछा किस बेस पे कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है 90% आ जाएगी। ऐसे दिल कहने से नहीं होगा, कैसे होगा, पास्ट देखो। क्या देखोगे बेटा, 10th में बता क्या था, +2 में बता क्या था, वो कहते जी 10th में 40% थे और +2 में 45% थे। अब 90 डबल पे कौन जाएगा, कहता दिल कहता है। नहीं, आइडियाज क्या लगाने चाहिए, रियलिस्टिक, ठीक है ना। ट्रेंड भी तो कोई चीज होती है ना, आइडिया जैसे। अब एक आदमी, अगर मैं बात करूं, एक मेला लगता है जैसे किसी मंदिर में पूर्णिमा पे, या वो जैसे डेरा सच्चा सौदा वहां पे, या फिर एक राधा स्वामी डेरा वहां पे बड़े लोग आते हैं, जैसे जहां पे मतलब रश होता है, वहां एक आदमी चने कुलचे बेचता है, लगा लेता है रेडी टेम्परेरी। वो कितने कुलचे लेके जाए, कितने ब्रेड लेके जाए, क्या कहते हो, कितने ब्रेड लेके जाएगा वो, एक दिन मेला लगना है, वो क्या करता है, कितने ब्रेड लेके जाए, चने बना के लेके जाए, ब्रेड लेके जाए, वहां कितने, हाँ जी वंश, कितने लेके जाने चाहिए उसे, आप कहोगे सर इट कांट बी आंसर्ड, ऐसे थोड़ी आंसर होगा। आप बताओ ना, पास्ट, पास्ट देखोगे, पास्ट देखेगा वो। अब बाजार में जाओ, कोई आइसक्रीम वाला तो क्या है 520 बना के लाता है, कोई 200 बना के लाता है, कोई 100 बना के लाता है। अगर उसने कम लेके गया और पता लगा 1 आवर में सब कुछ खत्म, खुश होगा क्या वो, कि वो 100 पीस लेके गया था, 1 आवर में बिक गए, खत्म माल, खुश होगा वो, जल्दी निपटा दिया, नहीं खुश होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं खुश हो, क्योंकि उसे अफसोस होगा काश आज सामान और ज्यादा लाया होता, इतना बिक रहा है। अफसोस, किस चीज का अफसोस, प्रॉफिट फॉर गॉन, हाथ से क्या निकल गए, प्रॉफिट कमाने का मौका निकल गया, काश आज माल 500 पीस लाया होता। और अगर वो ज्यादा पीस ले आया फिर क्या होगा, एस्टीमेट लगाया नहीं, ज्यादा ही ले आया, 1000 पीस ले आया और माल भी बना लाया, 2 छोटे कैंटर में तो वो चने बना के लाया, ब्रेड भर के लाया, पता लगा पीस भी के सारे 1000 में से 200, क्या करना पड़ेगा, इसकी तो सेल भी नहीं लगा सकता एक के साथ बड़ी, क्योंकि धक्के से थोड़ी खाएगा कोई, तो लॉस होगा ना। तो क्या करे फिर, कम भी ना रहे ज्यादा भी नहीं, एस्टीमेट, पास्ट ट्रेंड, आइडिया लगाएगा वो कि पिछली बार जब ये मेला लगा था मैं 300 पीस लाया था और मेरे 2 घंटे पहले ही, शाम से पहले ही खत्म हो गए थे, चलो मैं इस बार 400 ले जाता हूं। ऐसे ट्रेंड होता है ना, उस ट्रेंड का यूज तो हर फील्ड में है, एस्टीमेट। तो आप इनका सेल का आइडिया, कोई ऑनलाइन सेल है वहां से,
कोई सेल के बिल कटे हुए हैं, अगर आग नहीं लगी उनको तो बिल देख लेगा ना, वहां से पास्ट ट्रेंड से आइडिया लगाया जाएगा कितनी सेल है। सपोज इनकी जो सेल निकली वहां से 30 लाख आइडिया निकली। अब आप देखो कि आप देखो इनका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट समझते हैं ना, सपोज मैं कहता हूं 20% ये कमाते हैं पिछले कई सालों से, एवरेज देखेगा वो कि इस बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट की पास्ट में परसेंटेज क्या है। +2 में आप रेशियो का चैप्टर पढ़ते थे ना, जीपी निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। पास्ट में देखो क्या है, ऑन एन एवरेज 20% है मान लो अप्रॉक्स। तो ठीक है, आपने 30 का सेल किया तो कितना कमाया होगा इसमें, 6 लाख। यानी कितनी कॉस्ट का सामान बेचा आपने, कितनी कॉस्ट का बेचा, 24 ना, 30 में 6 तो आपने कमा ही लिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट सपोज कोई और एक्सपेंस नहीं है, 30 लाख की सेल पे आपने कितना कमा लिया, 6 लाख। इट मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इसका मतलब आपके पास ओपनिंग कितना था, 10 लाख ओपनिंग, और परचेज कितना किया आपने इस 4 महीने में, 40, कितना हो गया सारा सामान, 50। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने वाला बेच दिया आपने, 30 में से आपने 6 लाख का तो जीपी आपका सेल में, तो आपने 24 लाख का बेच दिया, तो आपकी शॉप पे, राम की शॉप पे स्टॉक कितना बचा पड़ा था, इसका मतलब 26। चाहे आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लें, इधर का टोटल 56, इधर का टोटल भी कितना 56। ये 6 लाख जो है ये क्या है, स्टॉक एज ऑन 1 अगस्त 25। कितना आ गया ये करना, ये कितना आ जाएगा 20, सही है। ऐसे कर लो चाहे, या ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो, स्टॉक कितना आ गया, समझे। यानी इतना इजी नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे इंश्योरेंस कंपनी मान लेगी, आपको भी तो अपनी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी ना। और अगर आपने कैलकुलेशन दे दी तो इंश्योरेंस कंपनी का सीए भी चेक करता है ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। बहुत देखो, आप मेरे पास आते हो तो मैं तो चाहूंगा ना ये बच्चे बहुत लाइफ में ग्रो करें। मुझे फीस दोगे तो वही, डॉक्टर को फीस दोगे तो डॉक्टर आपका अच्छा ही समझेगा। वैसे इंश्योरेंस कंपनी जब सीए को हायर करती है तो वो क्या सोचता है, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा करो, नेचुरल सी बात है। अभी एक सिरसा से सीए साहब है, उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी का काम करते हैं। वो कहते हैं जी मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी की कॉल आई कि हमारा एक केस है, पार्टी क्लेम कर रही है, तो प्लीज आप देखो जी क्लेम बहुत ज्यादा है, कि हमारा कुछ बचने का कोई सिस्टम हो। उन्होंने सीए साहब को हायर कर लिया। सीए साहब कहते हैं जी ट्रक पलटा था, एक ट्रक, देखते हैं आप ट्रक कई बार रोड पे ही आ गया, ट्रक पलट गया था। सीए साहब को बुलाया गया, अभी देखो जी इनका नुकसान हुआ और ये इतना पैसा मांग रहे हैं, ट्रक का भी और सामान का भी। कहता है जी मुझे बुला तो लिया, मैंने सोचा भी मैं क्या करूंगा इसमें, ट्रक पलटा है, नुकसान हुआ है पार्टी का, पार्टी पैसे मांग रही है, तो मैं इसमें कैसे बचाऊं इंश्योरेंस का क्लेम। कहता है चलो बुलाया, मुझे तो जाना है, फीस लेनी है, काम करना है, कोई क्लेम बचने का इंश्योरेंस कंपनी का चांस। कहता है चलो मैंने डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, स्टडी करता रहा। फिर मेरे माइंड में कहता जी डॉक्यूमेंट में ये चीज ट्राई की कि ये ट्रक जो है ना ये 10 टन कैपेसिटी का है। ट्रक के वो आरसी में लिखा जाता है ना आपके, जैसे गाड़ी में लिखा जाता है 2 पैसेंजर व्हीकल या 4 पैसेंजर है, 5 है, 6 है, 7 सीटर है, उसमें ट्रक में लिखा था 10 टन कैपेसिटी का ट्रक है, और उस गाड़ी में माल भरा था 14 टन। पार्टी ने क्या भरा था 14 टन। देखा आपने ट्रक ओवरलोड चलते हैं, फालतू भरा। क्या मेरे को तो ये क्लू मिल गया, भैया ये क्या लिखा है। तो कहने का मतलब कहता है जी मैंने तो उसी पे ऑब्जेक्शन लगा दी कि ट्रक पलटा है ओवरलोडिंग की वजह से। एक बार तो केस बन गया ना इंश्योरेंस कंपनी का, अब ठीक आगे क्या होगा क्या नहीं, एक बार तो एक्सक्यूज इंश्योरेंस कंपनी को भी हौसला हो गया भी हाँ सीए साहब को फीस दी थी, चलो बचने का एक तरीका मिल गया। तो कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं, सीएस को बुलाया जाता है। और सीएस क्या है, जैसे इनकी ऑडिट करते हैं, बैंक में सब कुछ ओके है, इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में सब कुछ ओके है या नहीं। प्लस
जितनी भी आपको आसपास बिजनेसमैन दिख रहे हैं ना, जिनकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, एनुअल कह रहा हूं, या प्रोफेशनल फीस 50 लाख पर एनम से ज्यादा है, जैसे डॉक्टर साहब है 50 लाख से ज्यादा फीस होगी एनुअल, या कोई शॉपकीपर है, शॉप की सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो दे हैव टू गेट ऑडिटेड देयर अकाउंट, उनको अपने अकाउंट क्या करवाने पड़ेंगे सीए साहब से, ऑडिट करवाने पड़ेंगे, समझे। तो कहने का मतलब यह है कि सीए की जरूरत तो छोटे कस्बे में भी है, आसपास के छोटे जो स्मॉल टाउन है ना, छोटे छोटे व्यापारी, 1 करोड़ एनुअल कोई प्रॉफिट थोड़ी कह रहा हूं, सेल तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। तो ये मान के चलो 80-70% व्यापारी जो है सीए ऑडिट के अंडर आ जाते हैं। उनकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स जाएंगी, आईटीआर जाएंगी इनकम टैक्स की, वो सीए की ऑडिट के बिना नहीं जाएंगी। सीए साहब से उसे क्या करवानी पड़ेगी, चेकिंग। ऑडिट मींस चेकिंग कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, पता लगे घर के खर्चे डाले जा रहा है झूठे प्रॉफिट एंड लॉस में, होता है ना, ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखा दिया वाइफ को, मैनेजर है सैलरी दिखा दी उसकी, या अकाउंटेंट दिखा दिया वाइफ को, सैलरी दिखा दी 50,000, बाद में पता लगा वो तो बीएससी क्वालिफाइड है, कॉमर्स की है ही नहीं, अकाउंटेंट कैसे बन जाएगी, समझे। वो बोगस एक्सपेंस होते हैं जानबूझ के। तो सीए साहब ये चेकिंग करते हैं कि सारे एक्सपेंडिचर सही हैं, सेल परचेज सही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देते हैं कि यस सर ओके, नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फिर उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। चलो, एक पर्सन कहता है कि मेरी सेल तो 1 करोड़ से कम है, मैं तो बच गया, सेल क्या है 1 करोड़ से कम। मान लो एक्स कुमार नाम का एक आदमी है, वो कहता है मेरी सेल तो 80 लाख है भाई साहब, 80 लाख, मैं तो बच गया, या 90 लाख है, आप तो 1 करोड़ से ऊपर कहते हो, मेरी दुकान की सेल तो 90 लाख है। तो उसे इनकम टैक्स कहता है तेरे मिनिमम प्रॉफिट ऑन सेल कितने होने चाहिए, 6 और 8% ऑफ सेल, सेल का 6 या 8% कम से कम होना चाहिए। 6 कब, जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हो, और कैश रिसीट्स पे कितना 8। अगर आप शॉपकीपर हो, सारा सामान कैश ही बेचते हो, ऑनलाइन लेते ही नहीं, तो कैसे 8% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपकी सेल 90 लाख है ना, 8% प्रॉफिट कितना होना चाहिए मिनिमम प्रॉफिट आपका, मिनिमम प्रॉफिट 90 लाख का 8% कितना 720। वो कहता नहीं है जी मेरे तो 6 लाख ही है प्रॉफिट। फिर इनकम टैक्स कहता है कि तू समाज सेवा करता है क्या, कमाता नहीं क्या, अरे जी क्या करूं इतने ही बचे, गलत, हमें डाउट है। इनकम टैक्स कहता है जाओ सीए साहब के पास, क्या करवाओ, ऑडिट। सीए कह देगा कम है तो मान लेंगे हम, मींस यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट होगी, 1 करोड़ से नीचे तब भी ऑडिट, समझ आई ना बात के। तो मिनिमम प्रॉफिट, अगर आप ऑनलाइन थोड़ी सी ऑनलाइन सेल करते हो, थोड़ी कैश, तो मान लो आपने 90 में से 40 लाख की तो कौन सी सेल की, ऑनलाइन, 50 की कौन सी, ऑनलाइन पैसे लिए स्कैनर वगैरह से, 50 लाख लिए कैश, तो आपको इसका कितना 6%, इसका कितना 8%, ये 2 लाख हो गया, ये 240 हो गया, नहीं ये 4 लाख हो गया ना। तो कितने प्रॉफिट होने चाहिए मिनिमम आपके 640। अगर इससे कम है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, सीए से ऑडिट। तो आप समझ गए ये रोडी बाजार और ये जो मार्केट्स में व्यापारी लोग हैं वो सीए से क्यों लिंक रखते हैं, क्योंकि उनको भी क्या करानी पड़ जाती है, ऑडिट। और अगर 1 करोड़ से ऊपर है, प्रॉफिट कितने मत देखो, ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। क्लियर। कंपनीज, कितनी कंपनी है, लाखों में, 10 लाख प्लस कंपनीज है इंडिया में। और जो कंपनी है कोई भी, ऑल द कंपनीज
आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट फ्रॉम सीए। समझ गए? जितनी भी कंपनी उनको सीए से ऑडिट करवाना जरूरी है। कई तरह की ऑडिट होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर भी ऑडिट होती है, कंपनी लॉ के अंडर भी। तो सीए का काम तो कंपनीज हैं तो वो कंपलसरी ऑडिट में आ गई, और इंडिया में ऑडिट करने की अथॉरिटी ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई और ऑडिट नहीं कर सकता। ओनली सीए आर अलाउड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। तो उनकी भी ऑडिट किसके अंडर है? सीए के। तो आपको पता है इसमें जितने भी बैंक्स हैं, आप देखो HDFC, ICICI, इनमें जो लोन डिपार्टमेंट है, जो डॉक्यूमेंट देखता है कितना लोन देना दें, उसमें जो हेड मिलेंगे सीए मिलेंगे। वो सैंक्शन करवाते हैं लोन के पार्टी को लोन देना चाहिए कि नहीं। मान लो एक रेडी वाला आ गया, कहता है जी मुझे लोन दे दो 20 लाख, बैंक दे देगा? लोन देने वक्त आप बताओ, आप मैनेजर हैं, क्या नाम बेटा आपका? आन्या। सपोज आन्या इज अ बैंक मैनेजर। सपोज एक पर्सन आता है, कहता प्लीज ग्रांट अ लोन ऑफ ₹20 लाख टू मी। हाउ विल यू जज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन? कैसे आप डिसाइड करोगे लोन देना है कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा और, वेरी गुड, और बेटा थोड़ा सा कुछ। हाँ वेरी गुड, कुछ और थोड़ा ऐड करो। लोन लेने आया बैंक, क्या देखेगा? इन्होंने कहा जी उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या दे सकता है, ये देखेगा वेदर ही, हाँ हाँ ओके, उसका मार्केट में नाम क्या है, पता लगा गुंडा है वो, 20 केस चल रहे हैं उसके पुलिस में, लोन कहाँ से दे दें उसको? और थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट वगैरह। यस, कुछ और थोड़ा बेटा। लोन देना है, हाँ हाँ करेक्ट करेंगे अपन। हाँ जी, इनकम सोर्स क्या है? देखो दो चीजें देखेंगे आप। लोन देना है, एक तो इंटरेस्ट कवरेज, आपने पढ़ा होगा ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। देखते ना कितने टाइम्स है, 6 और 7 टाइम इज बेटर, कि भाई इतना तो हो प्रॉफिट के इंटरेस्ट दे पाए। दूसरी चीज क्या देखोगे आप? कोलेटरल सिक्योरिटी, भाई वो लोन चुका पाएगा कि नहीं। दो चीजें जरूरत है। मान लो वो 20 लाख का लोन मांग रहा है, ₹20 लाख का लोन अप्लाई किया उसने, 20 लाख का लोन मांग रहा हो। अब उसके लिए सपोज इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 10% है। कितना इंटरेस्ट लग जाएगा एनुअल? आइडिया? 2 लाख पर एनम लग जाएगा। 2 लाख। चेक करो क्या वेदर ही कैन पे इंटरेस्ट ऑफ ₹2 लाख पर एनम और नॉट। उसकी क्या ऐसी वर्थ है, इतना इंटरेस्ट दे पाएगा? दूसरा क्या देखोगे? 20 लाख की सिक्योरिटी। मान लो एक आदमी बर्गर बेचता है, बर्गर तो मुझे लगता है दुकान शॉप्स पे कम और रेडी वाले ज्यादा बेच के जाते होंगे, मुझे लगता है जगह जगह रेडियां लगती हैं, स्टूडेंट बहुत जाते हैं उन पे, ठीक है, जिन्होंने रूटीन खाना है वो महंगे रेस्टोरेंट पे डेली नहीं जाते। एक आदमी मान लो मतलब मेन मार्केट के अंदर रेडी लगाता है बर्गर की, शाम को घर ले जाता है, सुबह रेडी लाता है, बड़ी लाइन लगती है, उसके बर्गर फेमस है, वो दिन में अच्छे खासे बर्गर बेचता है, बहुत बढ़िया कमाई करता है। मान लो उसकी इनकम करीब आइडिया 4 लाख के करीब है साल। इंटरेस्ट तो आराम से मीट आउट कर लेगा ना, वो इंटरेस्ट तो कर लेगा ना, वो आराम से पे कर देगा, अच्छे कमाता है। लेकिन उसके पास कोलेट्रल नहीं है ना, है। उससे पूछा तेरे पास क्या है, कहते जी सिलेंडर है, स्टोव है, रेडी है, 40 प्लेट्स हैं। क्या इससे हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी? नहीं होगी ना। कल को वो चलता फिरता मुसाफिर है, कल को कोई दिक्कत हो जाए और हो जाए, पता लगा बीवी से लड़के भाग गया, क्या कर लोगे? क्या उठा लोगे? कुछ सिक्योरिटी तो है ही ना। हाँ इंटरेस्ट कवर कर सकता था, वो अच्छे कमाता था, लेकिन कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है। बैंक मैनेजर लोन दे देगा। उल्टा कर लो, एक शॉप है रोडी बाजार में, चलती नहीं, पर उस बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है, जो मालिक है ना उसकी बिल्डिंग ही 5 करोड़ रुपए की है, वो लोन मांग रहा है 50 लाख का, पर उसके पास कोलेट्रल तो है, लेकिन उनका जो बिजनेस है, उनका जो प्रोडक्ट है वो चल नहीं रहा, वो
चल नहीं रहा। इंटरेस्ट कवरेज के चांस क्या है? कम। प्रॉपर्टी का क्या करें? कल को ये बिजनेस जो करेगा उससे इंटरेस्ट तो नहीं आना। लोन दे देंगे? शायद नहीं। हाँ नहीं, आप देखो बैंक जो मैनेजर है वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपने इस लोन का करना क्या। आप उसे मान लो बैंक मैनेजर ने कहा जी व्हाट्स द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, क्या है? बंदे को गुस्सा आ गया, कहता सर मैं आग लगाऊं चाहे, तुम्हें क्या मतलब, मेरे पैसे। ऐसे नहीं होता, कहता भाग यहां से। आपसे पर्पस पूछा जाता है। एक बंदे ने फोन किया, मेरे सामने की बात है, बैंक मैनेजर को, सर मुझे लोन चाहिए। लोन के लिए फोन किया। बैंक मैनेजर ने पूछा करना क्या है? कहते सर पोल्ट्री फार्म खोलना है, पोल्ट्री फार्म। बैंक मैनेजर ने रिप्लाई दिया आगे से, सर पोल्ट्री फार्म के लिए हम लोन नहीं देते क्योंकि पोल्ट्री फार्म का क्लाइमेट ही नहीं है यहाँ। पोल्ट्री फार्म के लिए जैसा मौसम चाहिए और वो सब इस एरिया में अपने शहर में नहीं है, तो पोल्ट्री फार्म चलने के चांस कम है। हमारा बैंक लोन नहीं देगा पोल्ट्री फार्म के लिए। यानी वो क्या पूछते हैं? पर्पस। एक बंदा कहता जी मेरी किस्मत बहुत तेज है, 20 लाख लोन दे दो, सट्टा लगाऊंगा। मेरे सितारे कहता बड़े गर्दिश में है, जहां भी हाथ डालता हूं पैसा बन रहा है, लोन दे दो। दे देगा बैंक उसे? नहीं देगा ना। तो आपका पर्पस जरूर पूछेगा बैंक कि आपने करना क्या। हाँ अगर ऐसा है बिजनेसमैन के पास आइडियाज हैं, एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है, वो मान लो वो गर्मी का सीजन है, वो कहता है जी मैं वाटर पार्क सेटअप करूंगा, बहुत लोग आएंगे गर्मी में, तो ठीक है, वो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है जी मैं इसमें इतने इतने लगाऊंगा, इतने कमाऊंगा, देन ओके लोन मिल सकता है। तो वो पर्पस के साथ है, क्या मतलब बिजनेस में लगाना है, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे, वो सारी चीजें सोच के। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में कौन हेल्प करते हैं? सीएस। इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपके आस पड़ोस कोई बच्चा फॉरेन जा रहा होगा, गए हुए ना बच्चे कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तो जब वो कनाडा जाता ना उसका वीजा फाइल लगती है, उसमें भी एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट लगता है, किसके पेरेंट्स के पास क्या है जो इसे भेज रहे हैं। या कोई बुजुर्ग जा रहा है, मान लो आप घूमने जा रहे हैं इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, वो कहेंगे भैया आप जा रहे हो वीजा तब देंगे, पहले बताओ इंडिया में आपके पास है क्या, पता लगे खाली है पीछे कुछ है नहीं और हमारे कंट्री में छुप के बैठ जाए। सुना होगा ना, ऐसा होता है, वहां से आते नहीं, छुप जाते हैं, वहां जाके चोरी छुप के काम करते हैं। तो वो कहते हैं जी जिसके यहाँ अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छा प्रॉपर्टी होगी, वो तो क्यों जाएगा यहाँ से छोड़ के। तो वो नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट लगती है, वो भी कौन लगाते हैं? सीएस। तो वो भी सीए का रोल है, हम लोग बहुत बनाते हैं वो भी हमारे ऑफिस के अंदर भी। तो सीए का काम अकाउंट्स की चेकिंग करना सही है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया सिरसा में, वो सीए हाफ क्वालिफाइड था, कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीए करता था, हाफ सीए कर ली, सीए इंटरमीडिएट कर ली, सीए के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था, नॉलेज गेन कर रहा था। इसी बीच उसने गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया, वो क्लियर हो गया उसका, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। मैं भी मिला, नाम नहीं लूंगा उनका, जगदीश जी नाम से थे वो, चलो। तो बड़े इंटेलिजेंट, क्योंकि उन्होंने सीए इंटर किया हुआ था और प्लस उस सीए के अंडर नॉलेज भी गेन की थी, ट्रेनिंग, जॉब में आ गए। तो मैं जब वो आए ना, मैं समझ गया भाई ये बंदा तंग करेगा लोगों को, क्योंकि इसको क्या है, नॉलेज अच्छी है। तो उसने बड़े केस पकड़े अकाउंटेंट लोगों के, इस तरह के फ्रॉड। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे आम पर्सन के नॉलेज में नहीं आता। क्या था, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? हाँ जी बेटा, वैसे आप बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, कैसे आता है? एंड में देख लेते हैं क्या बचा है बुक्स में, या आपको गिन लेते हैं फिजिकली क्या पड़ा है स्टॉक। लेकिन जो फ्रॉडुलेंटली सिस्टम चल रहा है मार्केट में, वहां पता क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है वो, मान लो ओपनिंग लिखा 10 लाख, परचेज लिखी 80 लाख, सेल लिखी 90 लाख। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखो, जीपी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे क्या आ जाएगा? जीपी। वो अकाउंटेंट फोन कर रहा होता है मालिक को, साहब कितना लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, रियलिटी कितना लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। मींस वो क्लोजिंग स्टॉक बुक से नहीं देख रहे होते,
या यूं गिन नहीं रहे होते कितना बड़ा है। अगर वो करेंगे तो सही स्टॉक लिखेंगे तो सही प्रॉफिट आएगा। वो पता क्या करते हैं मार्केट में कई फ्रॉडुलेंटली, वो स्टॉक अपने हिसाब से लिख देते हैं ताकि जीपी क्या आए उसी हिसाब से। मान लो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक, ये मान लो, एक मिनट ये मैं ना थोड़ा सा फिगर 95 है, सेल क्लोजिंग स्टॉक लिखा उन्होंने 15 लाख, कितना प्रॉफिट आएगा बोलो, कितना प्रॉफिट आएगा 20, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना 20। अब वो अगर स्टॉक वो कम करके इसको क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे तो यहां पे प्रॉफिट क्या रह जाएगा कम, प्रॉफिट कितना रह जाएगा कम रह गया ना। मींस मेरा कहने का फ्रॉडुलेंटली स्टॉक जानबूझ के क्या किया जाता है मैनिपुलेट, गड़बड़, स्टॉक जानबूझ के कम ज्यादा कर दिया जाता है ताकि प्रॉफिट भी क्या है हमारे हिसाब से आए। रियल में जो बुकिश दुनिया में पढ़ते हैं कि स्टॉक लिखो जीपी आएगा, वो कहते हैं जीपी लिखो कितना निकालना है प्रॉफिट, स्टॉक अपने आप आएगा। ऐसा है तो गलत नहीं है, गलत नहीं। अब एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, किसी का केस चेकिंग में था कि तुमने गलत गड़बड़ तो नहीं की, चेकिंग में था, उन्होंने उनके अकाउंट्स वोचर बिल वगैरह मंगवा रखे थे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड हैंडेड केस पकड़ा उन्होंने एक फ्रॉड का। कैसे, उन्होंने जब उनके बिल्स वगैरह देख रहे थे तो एक बिल कटा था परचेज का, परचेज बिल 30 लाख ऑन 28 मार्च 23, परचेज की हुई थी कब 28 मार्च 23 को, कितने की 30 लाख की, और उनका जो क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ था 31 मार्च 23 को वो कह रहे थे 12 लाख है। परचेज साल के लास्ट डेज में कितनी थी, बिल था डॉक्यूमेंट्स में 30 लाख, और 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना था 12। उन्होंने देखा कि बिटवीन 29 या 28 मार्च टू 31 मार्च सेल कितनी है, सेल थी मामूली 5-4 लाख। इसका 3 दिन में कितनी सेल हुई 5-4 लाख। इसका मतलब 30 लाख की आपने परचेज की 28 को, उसके बाद लास्ट के 3 डेज ऑफ द ईयर सेल नेग्लिजिबल है 4-5 लाख। तो ये जमीन खागी कि आसमान समान गया कहां, तुम्हारी बुक्स के अंदर स्टॉक कितना है, फंस गए ना भाई। 30 लाख की तुम्हारी परचेज है कब, साल के लास्ट डेज में 28 को, लास्ट के 3 डेज में तुमने कुछ खास बेचा नहीं, तो स्टॉक कम होके 12 लाख कहां से रह गया, फंस गए। कोई जवाब नहीं इस चीज का, भैया मैनिपुलेटेड है, गड़बड़ है इसमें। स्टॉक क्या दिखा रखा है अंडरस्टेटेड है, गलत है, जिस वजह से प्रॉफिट भी क्या है गलत, पकड़े गए। क्या होगा एक्शन। लेकिन आपको पता है गांधी जी की कृपा बहुत बरसती है कई बार, तो वहां वो चल जाता है तो ले दे के जैसे भी, तो प्रॉब्लम है। तो ये स्मार्ट वर्क जो है ना, अब वो देखो वो इंटेलिजेंट पर्सन रहे होंगे ना, तो ये चीज नोटिस कर ली, नहीं तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं। और कई बार नालायक ऑफिसर भी आते हैं। मेरा एक केस लगा चेकिंग में, ऑफिसर ने किसी को फंसाया होगा पहले उस केस में, उसने देखा हमारी एक पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, प्रोपराइटर था, उसके लिखा था जनरेटर डीजल, जनरेटर रिपेयर डीजल 2 लाख, रिपेयर मान लो 1 लाख, ऐसा नेट प्रॉफिट निकले हुए थे बंदे के। ऑफिसर ने उसका केस चेकिंग में लगाया था, रैंडम बेस पे लगाते हैं, जैसे चलान वाले होते हैं ना, वो रोक लेते हैं, बंदे ने हेलमेट भी डाला है 2 व्हीलर पे, फिर भी रोक लेते हैं, चेक करते हैं, दिखाओ जी अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना पोल्यूशन कार्ड, और वो ठीक है तो जाओ, गड़बड़ है तो फाइन पेनल्टी। बिल्कुल वैसे ही ऑफिसर भी चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग में केस था, हमारी बैलेंस शीट में कोई जनरेटर था ही नहीं। बैलेंस शीट थी ना जो प्रोप्राइटर की,
उसमें कोई जनरेटर वगैरह नहीं था, बैलेंस शीट में कोई जनरेटर नहीं था। लेकिन P&L में जनरेटर का, डीजल और जनरेटर की क्या थी, रिपेयर। ऑफिसर कहता जी गड़बड़ है, फ्रॉड है, जनरेटर है नहीं और डीजल डलवाए जा रहे हो और रिपेयर करवाए जा रहे हो, जनरेटर बैलेंस शीट में नहीं, आपके अकाउंट क्या है, फ्रॉडुलेंट है। मेरा वो क्लाइंट का केस था, वो ऑफिसर ज्यादा समझदार था नहीं, उसने ध्यान से देखा नहीं था, नीचे 2-4 खर्च के बाद नीचे डाला हुआ था जनरेटर का रेंट। सर जनरेटर किराए पे है, बैलेंस शीट में कहाँ मिलेगा, जनरेटर क्या था, रेंट पे था। रेंट पे भी तो हो सकता है जनरेटर, और रेंट नीचे डाला हुआ था। तो जब जनरेटर रेंट पे होगा, रेंट दे रहे हैं हम, और किराए वाले जनरेटर का हम रिपेयर। ये जितने भी बैंक है ना, इनके जनरेटर भी रेंट पे होते हैं, सबके जनरेटर रेंट पे होते हैं। बैंक्स को अलाउड नहीं है फिक्स असेट्स खरीदना, सबकी बिल्डिंग भी किस पे मिलेंगी आपको, रेंट पे। तो जनरेटर रेंट पे था, तो ऑफिसर समझ गया। तो कहने का मतलब ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा खींचतान आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होता है जो आप ऑफिस के अंदर करते हैं। तो इसमें अकाउंटिंग में आपको मास्टर बनना होता है हर चीज में, मतलब अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स प्लस ऑडिटिंग जो उसी से रिलेटेड है, ताकि आप सामने वाले को अच्छी सर्विस दे पाएं। जितने भी स्कूल्स हैं आपके सराउंडिंग में, DAV स्कूल, अग्रसेन स्कूल, इधर सबकी ऑडिट होती मिलेगी, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सीए करवाएगा। तो जहां अकाउंटेंट है, अकाउंट बन रहे हैं, बिजनेसमैन है, वहां सीए को हर कोई जानता है कि भाई इनकी जरूरत है, क्या काम ये करेंगे, हर किसी को पता। तो हमारा काम स्मार्ट वर्क है। और जो लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट भी नो, अकाउंट नहीं बना सकता। वो क्या कर सकता है, अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, यू हैव टू चेक इट। फिर ये नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, चार्टर्ड वर्ड क्या है, सुना आपने, चार्टर्ड प्लेन सुना है, चार्टर्ड प्लेन भी वो स्पेशली हायर्ड होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेता जाते हैं उनके लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आम अकाउंटेंट नहीं, अ पर्सन हायर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, अ पर्सन हायर्ड फॉर स्पेशल पर्पस। जैसे चार्टर्ड प्लेन होता है, स्पेशल आपके लिए हायर्ड है, पब्लिक के लिए नहीं है, बिल्कुल वैसे ही स्पेशल ऑडिट के लिए आपको कॉल किया जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह की जॉब परफॉर्म करते हैं। आप लोगों के माइंड में कोई इससे रिलेटेड डाउट, फिर भी जब आप कोई नया कोर्स, नई स्टडी शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं कई बार, क्या है, क्या होगा इसमें, वो सारा। बाकी इसके सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ते ही रहेंगे इस सिलेबस के अंदर। हमें अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, आज हम बिजनेस लॉ डिस्कस करेंगे, वैसे अकाउंटिंग की डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, रीजनिंग, ये रहता। ये दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस में आते हैं, ये दोनों पेपर हमारे कॉमर्स के हैं। तो ये सब्जेक्टिव वही +2 पैटर्न 3R का पेपर, ये दोनों 2R के पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं, बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड लिखा जाता है। इसको तो आप +2 की तरह ही पढ़ेंगे डिटेल में। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो, डेबिट क्रेडिट वही, फाइनल अकाउंट सब वही, प्लस थोड़ा सा सिलेबस ऐड होगा और +1 +2 वाला प्लस थोड़ा और +1 +2 वाला उतना डिटेल में नहीं है, जैसे वहाँ पे जर्नल लेजर वहाँ ब्रीफ में, पर है सारा कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट है, जैसे पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट पढ़ा, अब पार्टनरशिप कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे कि भाई हाँ डिस्प्यूट हो गया पार्टनर का, कैसे डिसाइड करेंगे। ये 3 पार्टनर, क्या नाम है बेटा, नरेश, मुकेश, आपका बेटा आदित्य, मुकेश, मोक्षित, ये तीनों पार्टनर हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। एक दिन मुकेश और आदित्य ने कहा मोक्षित को, मोक्षित कल से तुम ना आना। मोक्षित कहता है क्यों भाई, कहा भाई यार हम दोनों ही चलेंगे यार, 3 का सही नंबर सही नहीं होता, तुम मत आना, तुम पार्टनरशिप से छुट्टी तुम्हारी। वो कहता भाई, मोक्षित कहता है यार मुझे निकाल रहे हो, तुम निकल जाओ। वो नहीं नहीं यार हम दोनों रहेंगे। क्या ये सही लॉजिक है कि यूं ही पार्टनरशिप से रिटायर कर दो, अगला जाना ही नहीं चाहता, यूं एक्सपेल करना ठीक नहीं। कोर्ट में चला गया मोक्षित, जैसा मुझे निकाल रहे हैं फॉर्म से, इकट्ठे चले, नाम बनाया, अब निकाल रहे हैं,
मेरी कोई गलती नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं, बस मूड कह रहे हैं, मूड नहीं है हमारा तो है। अब वाइफ हस्बैंड को अचानक से एक दिन कह दे भैया आप डिवोर्स लेते हैं आज, हस्बैंड कहता हुआ क्या क्या, बस ठीक है जी बहुत साल मैरिड लाइफ छोड़ो, लॉजिक तो चाहिए ना। कोर्ट भी पूछेगा रीजन, हस्बैंड वाइफ के नहीं जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोर्ट गया ऐसे नहीं होता, शादी करना आसान है, डिवोर्स पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। तारीख पे तारीख डलेगी, कोर्ट 1 साल तो वैसे नहीं देता डिवोर्स। बिल्कुल सिस्टम है ना। देखो कोई बिना लॉजिक आप कोई बात कर रहे हो तो आपको ये निकाल रहे हैं दोनों, आप कोर्ट में गए, कोर्ट कहेगा इन दोनों को, मुकेश को और आदित्य को, ही शुड बी इंडक्टेड अगेन, कि भाई इनको मोक्षित को फिर से क्या कर लो, पार्टनरशिप में एडमिट इंक्लूड करो। अगर तुमने मोक्षित को अगर मिसबिहेव किया, मोक्षित आगे फिर कोर्ट को कह रहा है सर मेरे को गालियां दे रहे हैं, मुझे कह रहे तू पैर रख के दिखा फर्म में, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसॉल्व। कोर्ट कहेगा फर्म ही क्या कर दो, डिसॉल्व और बेचो, सब कुछ बांटो। मेरा कहने का मतलब ये रूल्स जो हैं ये हमें पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस चलाने के लिए भी, और आपके पास बिजनेसमैन ने आना है और उसके डिस्प्यूट सेटल करने के लिए भी आपको ये सारी चीजें क्या है समझनी पड़ेगी। तो आपा ये बिजनेस लॉ है ना, इसमें कंपनी कैसे बनेगी, पार्टनरशिप कैसे बनेगी, जानते हो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी होती है। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ना करवाई ना तो 100 रुपए से ऊपर का केस नहीं कर सकते आप। मान लो आप तीनों की फॉर्म है, रजिस्टर्ड नहीं है, बस ठीक है पार्टनरशिप डीड बनाया, दुकानदारी शुरू, मैंने इनके देने 5,000 रुपए, मेरे से मांग रहे हैं मोक्षित क्या सर वो 5,000 रुपए दे दो, मैंने कहा दे दूंगा। कि सर ये क्या मतलब टोन में बात कर रहे हो, पैसे दो, मैंने कहा नहीं देता, जो करना कर लो। कहता मैं केस करूंगा, मैंने कहा करके देख ले, केस नहीं कर सकता, 100 रुपए से ऊपर का केस नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं ना, सिविल केस है, नहीं हो सकता। योर पार्टनरशिप मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब अगर किसी को ये ना पता हो वो तो बर्बादी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें लॉ में आपको पढ़ा दी जाएंगी ताकि आपको बिजनेस में कंपनी कैसे बननी है, कंपनी के क्या रूल्स हैं, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगी उसके रूल्स, बिजनेस में डिस्प्यूट होते हैं, सामान खराब चला गया तो क्या होगा। तो सारी चीजें लो बिजनेस से रिलेटेड लो वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इको थोड़ा बहुत आप लोगों ने या मैथ में से कुछ पढ़ा है, दूसरा आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इको में माइक्रो मैक्रो डिमांड सप्लाई सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में मैथ्स नहीं है, करीब करीब एवरेज 40 का मैथ, 40 की स्टैट, 20 की क्या आती है रीजनिंग। ये तो करीब करीब सबके लिए नया सही रहता है। मीन मॉड मीडियन स्टैटिस्टिक्स +1 में पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत। रीजनिंग है जैसे बैंकिंग वाले पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह को लेके, ये उसका बेटा है ये उसका बेटा है तो इनका क्या रिलेशन होगा, इस टाइप की रीजनिंग भी है। ये मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा सा ये होता है कि किसी ने +1 +2 में पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा तो भी हाँ तो करना ही है, हो जाता है। कोई मल्टीपल चॉइस में पेपर आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है ये सारा सिलेबस। 2 मल्टीपल चॉइस, 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं 3 आर के। पासिंग क्राइटेरिया मिनिमम चाहिए 40 सभी में, 40 प्लस, और अग्रीगेट 400 में से आपको चाहिए होते हैं 200, यानी 50% 400 में से। ये पासिंग क्राइटेरिया पूरी सीए में। आगे भी यही चलेगा। अगर 3 पेपर है 150 चाहिए 300 में से, 6 देते हैं आप तो 600 में से 300 चाहिए, यही क्राइटेरिया चलेगा। जो बच्चे एलएलबी करते हैं उनके भी यही होता है क्राइटेरिया पासिंग का, 50% ये चीज़। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, अपने को डेली क्लास लगानी है, संडे अपना ऑफ रहता है, ठीक है। चलो।